कल पश्चिम बंगाल के दौरे पर पीएम मोदी कई जनसभाओं को करेंगे संबोधित। जनता को साधने की होगी कोशिश। नारी शक्ति पर पीएम का संदेश। कहा, कांग्रेस के रवैये से देश को बहुत नुकसान। कांग्रेस सुधार विरोधी पार्टी है। कल बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे सीएम योगी। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर होगी चर्चा। अधिनियम के पारित ना हो पाने के विरोध में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। पश्चिम बंगाल में सीएम योगी का विपक्ष पर तीखा हमला। यूपी मॉडल और कानून व्यवस्था का किया जिक्र। कहा, इसी सख्ती के चलते राज्य में बड़े पैमाने पर विकास कार्य संभव हो पाए। इस्लामाबाद में हो सकते ईरान अमेरिका में दूसरे दौर की वार्ता। ट्रंप बोले, बुधवार तक नहीं हुई डील तो नहीं बढ़ेगा सीज फायर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भारत अपडेट पर और मैं हूं आपके साथ जो है बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कल मिशन बंगाल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे और कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे। पुरुलिया और बांकुरा में पीएम मोदी की चुनावी जनसभा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा। पश्चिम बंगाल के मिशन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे और कई जनसभाओं को संबोधित भी करेंगे। पुरुलिया और बांकुरा में पीएम की चुनावी जनसभा होनी है। आपको बताते चले, जहां बताया जा रहा है प्रधानमंत्री का दौरा और मिशन बंगाल की बात करें अब इस पर बीजेपी की पूरी कोशिश। जहां प्रधानमंत्री कल दौरे पर रहने वाले हैं, कई जनसभाओं को संबोधित भी करेंगे। पुरुलिया और बांकुरा में पीएम की चुनावी जनसभा आयोजित की जाएगी। तो ये जानकारी आपको बताते चले, जहां पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और जनसभाओं को संबोधित करेंगे। साथ ही साथ बंगाल में चुनाव को लेकर अब प्रचार प्रसार काफी तेज है और बीजेपी पूरी कोशिश में बंगाल फतेह करने की। और ऐसे में देखें तो आज इसके पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे और अब कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और खासकर अगर हम बात करें तो ये दोनों ही बड़े चेहरे माने जाते हैं और कल मिशन बंगाल पर रहने वाले हैं, जहां टीएमसी के गढ़ में अब बीजेपी की पैठ बनाने की कोशिश की जाएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। तो कल मिशन बंगाल पर रहने वाले हैं, जहां कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो पीएम मोदी का कल पश्चिम बंगाल दौरा। पुरुलिया और बांकुरा में पीएम की चुनावी जनसभा। पीएम मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन। महिला आरक्षण बिल पर बोले पीएम मोदी, महिला आरक्षण के बीच आने वाली रुकावट को खत्म करेंगे। कांग्रेस देश में दरार पैदा करना चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये बयान दिया गया और अपने संबोधन में उन्होंने जिक्र किया और कहा कि कांग्रेस पार्टी देश में दरार डालना चाहती है। और ये बड़ा बयान आपको बताते चले, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कांग्रेस देश में दरार पैदा करना चाहती है। महिला आरक्षण को लेकर उन्होंने कहा कि आने वाली सभी रुकावटों को खत्म कर देंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि ये लड़ाई यहीं खत्म नहीं होती है। महिला आरक्षण बिल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आज का भारत हर नागरिक देख रहा है कि कैसे भारत की नारी शक्ति की उड़ान को रोक दिया गया। मैं उनके सपनों को बेरहमी से जो है कुचल दिया गया। हमारे भरसक प्रयास के बावजूद हम सफल नहीं हो पाए। मैं सबसे माफी मांगता हूं। तो कांग्रेस देश में दरार पैदा करना चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी के ऊपर ये आरोप लगाए। महिला आरक्षण के बीच आने वाले रुकावट को खत्म करेंगे। ये प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से आश्वासन दिया और कहा कि ये लड़ाई यहीं खत्म नहीं होती है।
और कल सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। कल बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस जहां अधिनियम के पारित ना हो पाने के विरोध में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा। तो कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस और आपको बताते चले वो कल अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बीजेपी कार्यालय में इसका आयोजन किया जाएगा। वहीं बताया ये भी जा रहा है अधिनियम के पारित ना हो पाने के विरोध में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। तो लगातार बीजेपी की तरफ से जो प्रतिक्रियाएं हैं वो दी जा रही है और इसका विरोध किया जा रहा है। तो कल बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर। तो कल बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर। सीएम योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं जहां अधिनियम के पारित ना हो पाने के विरोध में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। अधिनियम के पारित ना हो पाने के विरोध में प्रेस कॉन्फ्रेंस जहां एक बार फिर से सरकार पक्ष की तरफ से बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है और इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में निशाना साधेंगे। बढ़ते आगे संभल से खबर, जहां मंत्री गुलाब देवी ने बांटे किसानों को चेक। ओलावृष्टि से नुकसान की भरपाई के लिए चेक बांटे गए हैं। 115 किसानों को 4,19,000 रुपए बांटे गए। ओलावृष्टि से नुकसान की भरपाई के लिए चेक बांटे गए हैं। 115 किसानों को बांटे गए, जिनकी जो राशि की बात करें 4,19,000 रुपए 115 किसानों को दिया गया है। संभल से खबर, जहां मंत्री गुलाब देवी ने किसानों को चेक वितरित किए। और आपको बताते चले, जहां अगर हम देखें जिस तरीके से लगातार मौसम की मार पड़ती हुई नजर आ रही है, बारिश और ओलावृष्टि की वजह से किसानों को काफी नुकसान भी हुआ है और ऐसे में अब ये राहत कहीं न कहीं किसानों को, और मंत्री गुलाब देवी ने ये किसानों को चेक वितरित किए। ओलावृष्टि से नुकसान और किसानों को अब ये भरपाई दिया जा रहा है। 115 किसानों को राहत देने की कोशिश। मंत्री गुलाब देवी ने किसानों को चेक बांटे हैं। ओलावृष्टि से नुकसान की भरपाई के लिए ये चेक बांटा गया है। आपको बताते चले, बारिश और ओलावृष्टि की वजह से किसानों को काफी नुकसान हुआ और 115 किसानों को ये चेक वितरित किए गए। यूपी के फतेहपुर जिले में एक चाय की दुकान को लेकर सियासी और प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। मामला सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र के चौकी चौराहे का है, जहां शेषमणि की चाय की दुकान पर 20 फरवरी को अखिलेश यादव के चाय पीने के बाद खाद्य विभाग की कार्रवाई सुर्खियों में आ गई। बताया जा रहा है कि 15 अप्रैल को खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने दुकान का निरीक्षण किया और चाय पत्ती का नमूना जांच के लिए भेज दिया। और इसके बाद से आरोप लगने लगे कि अखिलेश यादव को चाय पिलाने की वजह से दुकानदार को निशाना बनाया गया है।
हालांकि सहायक आयुक्त खाद्य राजेश दीक्षित ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि 1 अप्रैल को IGRS के जरिए चाय पत्ती में मिलावट की शिकायत मिलने पर यह कार्रवाई की गई थी। ऐसी कोई शिकायत नहीं है, ये निराधार है, क्योंकि हमारे यहाँ का IGRS के तहत जो है ये शिकायत उस दुकान की आई हुई थी, जिसके क्रम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी धीरज कुमार दीक्षित जो है मौके पर 15 तारीख को गए थे। 12:50 में उन्होंने उसकी दुकान का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान चाय पत्ती में मिलावट की संभावना के क्रम में उन्होंने चाय पत्ती का नमूना लेके से जाँच के भेजा है, और बाकी उसने मौके पर अपना खाद्य पंजीकरण दिखाया, वो वैध लाइसेंसी है, और अभी उसका पंजीकरण 10/7/28 तक वैध है। उस दिनांक में कितनी दुकानों का निरीक्षण किया गया? उस दिनांक में इनके द्वारा और भी जगहों पर कई निरीक्षण किए गए हैं। उस चौराहे पे तो एक ही निरीक्षण किया। दुकान सीज करने की भी बात नहीं, हमारे यहाँ सीज करने की कोई वो प्राविधान नहीं है। खाद्य पदार्थ का हम नमूना लेते हैं, नमूने में अगर कहीं गड़बड़ी होती है तब माल को सीज। कौन शिकायत करता था और किस चीज की शिकायतकर्ता अहमद करके है, अहमद पुत्र रईस करके है। इकबाल अहमद, इलेक्ट्रॉनिक्स की। कैसे आग लगी, कब कोई पता नहीं, इलेक्ट्रिसिटी से लगी, किस तरह से लगी कुछ पता ही नहीं चला। सूचना मिली आपको? हमें अभी मिली 1 घंटे पहले, जब आग लग चुकी थी पूरी। सूचना मिली आपको? अभी मिली सूचना थोड़ी क्या देर। सूचना मिली? क्या दुकान में आग लग चुकी है? अच्छा, बस तो फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची? बस आग लगी हुई थी, कोई बचाने वाला था ही नहीं वहाँ। इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, दुकान जल गई? पूरी जल जी, कुछ नहीं बचा। कितना सामान जला? ग्राहकों का सामान रखा हुआ है, हमारा सामान रखा हुआ है, काफ़ी सामान है, कम से कम 3-4 लाख का सामान गया। फतेहपुर में चाय की दुकान मामले पर अखिलेश यादव का पोस्ट। फूड सिक्योरिटी विभाग ने सैंपल लिया है। अखिलेश यादव ने पोस्ट किया, एल्यूमिनियम बर्तन में चाय बनाने पर आपत्ति। बीजेपी खुद काम करने वालों को डराती है। छोटे दुकानदारों, ठेले रेहड़ी वालों का समर्थन करेंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि हम छोटे दुकानदारों, ठेले रेहड़ी वालों का समर्थन करेंगे। चाय की दुकान पर यह कार्रवाई हुई है, इस पर अखिलेश यादव ने पोस्ट किया। एल्यूमिनियम बर्तन में चाय बनाने को लेकर उन्होंने आरोप लगाए और कहा, अखिलेश यादव ने कि चाय बनाने पर आपत्ति, बीजेपी खुद काम करने वालों को डराती है। और अखिलेश यादव ने यह पोस्ट किया है। फूड सिक्योरिटी विभाग ने सैंपल लिया। अखिलेश यादव की तरफ से एक बार फिर सरकार पर निशाना, और बीजेपी खुद काम करने वालों को डराती है। उन्नाव नगर पालिका परिषद ने शहरवासियों को सुविधा प्रदान करते हुए ई-नगर सेवा की शुरुआत की है। नगर पालिका अध्यक्ष श्वेता मिश्रा ने बताया कि इस नई डिजिटल व्यवस्था से अब नागरिक घर बैठे ही अपने टैक्स का भुगतान कर सकेंगे और उन्हें लंबी लाइनों में खड़े होने से छुटकारा मिलेगा। अध्यक्ष ने जानकारी दी कि पिछले 2.5 से 3 वर्षों से नागरिकों को टैक्स जमा करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, खासकर गर्मी के मौसम में। नगर पालिका कार्यालय में लंबे कतारें लगती थी, लेकिन अब ई-नगर सेवा लागू होने के बाद लोग 24 घंटे कहीं से भी ऑनलाइन टैक्स जमा कर सकेंगे। साथ ही भुगतान के तुरंत बाद उन्हें रसीद भी उनके मोबाइल पर प्राप्त हो जाएगी। हम लोग निरंतर 2.5 साल से 3 साल से ये देख रहे थे कि लोगों को टैक्स की सेवाओं में अनेक कष्टों का सामना करना पड़ रहा था। लोग यहाँ आते थे, गर्मी में लाइन लगा के अपना टैक्स जमा करते थे, लेकिन ई-नगर सेवा स्टार्ट होने से लोग 24 घंटे अपने घर से भी टैक्स जमा कर सकते हैं। और जो सुविधाएं उनको नगर पालिका में टैक्स जमा करने पर मिलती थी, वही सुविधाएं अब उनको अपने घर पर भी टैक्स जमा करने पर मिलेंगी। उनको किसी भी लाइन का सामना नहीं करना पड़ेगा।
और गोरखपुर के सदर तहसील सभागार में आयोजित तहसील समाधान दिवस में प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आया। जिलाधिकारी दीपक मीणा और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कौस्तुभ की संयुक्त अध्यक्षता में आयोजित तहसील दिवस में दूर दराज से आए फरियादियों की समस्याओं को गंभीरता से सुना गया और कई मामलों में मौके पर ही समाधान भी कराया गया। बता दें कि तहसील दिवस में कुल 180 फरियादी अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे, जिनमें से 18 मामलों का तत्काल निस्तारण कर दिया गया, जबकि शेष मामलों को समयबद्ध तरीके से निपटाने के लिए संबंधित विभागों को स्पष्ट निर्देश भी दिए गए हैं। तो डीएम ने फरियादियों की समस्याएं सुनी। गोरखपुर से यह खबर आपको बताते चले, तहसील समाधान दिवस पर एक्शन में प्रशासन। बढ़ते हैं आगे। मथुरा में जमीन विवाद में खूनी संघर्ष और जमीन पर कब्जे को लेकर भिड़े दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं। मारपीट में महिलाओं समेत करीब 10 लोग घायल। 2 महिलाओं की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो ये जानकारी आपको दे दें, जहां 2 महिलाओं की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। मथुरा से ये खबर। मथुरा में जमीन विवाद में खूनी संघर्ष देखने को मिला है। मारपीट में महिलाओं समेत करीब 10 लोग घायल हुए हैं। 2 महिलाओं की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। जमीन पर कब्जे को लेकर आपस में 2 पक्ष भिड़े और दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं, जहां करीब 10 लोग घायल हुए, जिनमें महिलाएं भी हैं और 2 महिलाओं की हालत नाजुक बनी हुई है। तो मथुरा से एक खबर आपको बता दें, जहां जमीन विवाद में खूनी संघर्ष देखने को मिला। 2 पक्षों में खूब विवाद। और वहीं मेरठ में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने 259 गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद कर उनके मालिकों को सौंप दिए हैं। बता दें कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडे के निर्देशन में चलाए गए फास्टेस्ट रिकवरी ड्राइव के तहत सर्विलांस सेल और थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए ये सभी मोबाइल बरामद किए हैं। इस बात से अवगत है कि प्रदेश की हमारी जो जीरो टॉलरेंस क्राइम के प्रति जो नीति है, उसी के अनुपालन में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय मेरठ सर के द्वारा एक अभियान चला गया था, जिसकी जिम्मेदारी हमारे एसपी साहब जो बजरंग है इनके ऊपर दी गई थी। इनके द्वारा फास्टेस्ट रिकवरी ड्राइव ये चलाया गया, जिसके इसका लक्ष्य एक ही था कि ऐसी कोई मोबाइल की अगर कोई गुम हो जाता है तो उसे जल्द से जल्द रिकवर कराना और जो उसको पीड़ित है उसको राहत दिलाना। इसी के उपलक्ष्य में हमारी जो टीम है, जिसमें सर्विलांस सेल और जिसके नेतृत्व में ये हुआ, ऐसे हमारे एसपी बजरंग, इनके नेतृत्व में कुल मेरठ पुलिस को 259 मोबाइल की बरामदगी हुई है। और लखनऊ के थाना विकास नगर क्षेत्र में आग लगने की घटना को लेकर फैली सूचनाओं को पुलिस उपायुक्त ने भ्रामक बताया। इसके साथ ही गलत सूचना फैलाने वालों पर कार्रवाई की भी बात कही गई है। तो ये जानकारी आपको दे दें, विकास नगर क्षेत्र का ये मामला, और बताया गया कि फेक न्यूज अगर कोई फैलाता है तो उस पर एक्शन भी लिए जाएंगे। तो आग लगने की घटना को लेकर फैली सूचनाओं पर पुलिस उपायुक्त ने बयान दिया और कहा कि अफवाह फैलाने वालों पर एक्शन लिया जाएगा। भ्रामक सूचना नगर थाना क्षेत्र में 15 तारीख को एक आग लगने की घटना हुई थी, जिसके संबंध में कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स द्वारा लगातार भ्रामक एवं बिना पुष्टि किए सूचनाएं चलाई जा रही थी। पहले भी पुलिस द्वारा इस संबंध में चेतावनी जारी की गई थी एवं कल थाना विकास नगर पर 2 मुकदमे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे जो कि भ्रामक सूचनाएं चला रहे थे उनके विरुद्ध पंजीकृत किए गए हैं। आप सभी से अपील की जाती है कि कोई भी सूचना बिना वेरीफाई किए अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर उसको न चलाएं एवं भ्रामक सूचना अपने अकाउंट्स पर चलाने से बचें। नगर थाना क्षेत्र में और वहीं शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने अहम मुद्दों पर पत्रकारों से चर्चा की और इसके साथ ही राज्य सरकार की नीतियों का खुलासा किया। उन्होंने धर्म स्वतंत्रता विधेयक, श्वेत दूध क्रांति, स्कूलों पर नियंत्रण और नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई की बातें की। वहीं 20 अप्रैल से 15 जून तक सभी स्कूलों पर पठन पाठन पर विराम लगाने की भी बात कही है।
स्कूल बंद कर दिया जाए। लोगों ने माननीय मुख्य बढ़ रहे हैं। अभी देखा जा रहा है लगातार 2-3 वर्षों में ऐसा हो रहा है, निरंतर टेम्परेचर तापमान लगातार बढ़ रहा है, धरतीगत तापमान बढ़ रहे हैं। अप्रैल महीने में ही कुछ स्थानों पे 40 से ज़्यादा डिग्री ज़्यादा तापमान देखा गया है। इससे पालकों को चिंता हो रही थी, बच्चों के स्वास्थ्य को चिंता हो रही थी, स्कूलों में जो बच्चे आ रहे हैं उनको लेके भी सब लोग मन में भाव था कि स्कूल बंद कर दिया जाए। लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया कि स्कूल को अभी स्थगित कर। और लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास नहीं होने के विरोध में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे दुर्ग के गांधी पुतला के सामने धरने पर बैठ गई और इस दौरान उनके साथ बीजेपी की सैकड़ों महिला कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आज का दिन ऐतिहासिक होगा ऐसा हम सब लोग मानते थे और जिस प्रकार से विपक्षी दल ने, सभी विपक्षी दलों ने डर के कारण, श्रेय की राजनीति के कारण, और सदन में तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को भी कहा कि आप श्रेय की राजनीति मत करिए, आप श्रेय की राजनीति में आपको फोटो छपवाना है तो हम छपवा देते हैं, लेकिन महिलाओं को ये बिल पारित होने दीजिए। 33% आरक्षण विधानसभा और लोकसभा में मिले, 27 साल से ज्यादा समय हो गया। और एआईएमआईएम प्रवक्ता आसिम वकार ने महिला आरक्षण बिल को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि जब महिलाओं की आबादी 50% है तो बिल 30% आरक्षण का आखिर क्यों। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार सिर्फ विपक्ष को महिलाओं की नजर में बदनाम और महिला विरोधी साबित करना चाहती है। महिला आरक्षण बिल पर मोदी जी पूरे देश को धोखा देने का काम कर रहे हैं। देश के साथ साथ खासकर आधी आबादी को, यानी हमारी महिलाओं को, जिनकी आबादी लगभग 50% देश में है, उनको गुमराह करने का और धोखा देने का काम कर रहे हैं। और उनके लोग और वो खुद ये मैसेज पूरे देश में प्रचारित और प्रसारित कर रहे हैं कि पूरा विपक्ष, अपोजिशन इंक्लूडिंग कांग्रेस, सपा, टीएमसी और सभी विपक्षी दल महिला विरोधी हैं। बढ़ते हैं आगे खबर हाथरस से, जहां खेत विवाद को लेकर दबंगों ने किसान को जमकर पीटा। किसान गंभीर रूप से घायल हो गए और मारपीट का शोर सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे। बीच बचाव करने आए किसान की पत्नी को भी दबंगों ने पीटा और गला दबाने की कोशिश की। महिला को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी है। बढ़ते आगे हमीरपुर में संपूर्ण समाधान दिवस में विद्युत उपभोक्ताओं ने जमकर हंगामा किया। स्मार्ट मीटर विरोध में लोगों ने विद्युत विभाग मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। उपभोक्ताओं ने स्मार्ट मीटर हटाए जाने की मांग को लेकर नारेबाजी की और इस दौरान सीओ, एडीएम और अन्य अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। ये है कि ग्रामीण में लाइट की समस्या ज्यादा बढ़ती जा रही है। पहले जो रसीद 1000-1200 की कटती थी, आज वो लगभग 4000 की कट रही है और जो मोदाह में लगभग 1500 की कटती थी, वो आज 7000 की कट रही है। और प्रीपेड मीटर से जनता बेहाल है। अगर किसी का बिल एक्स्ट्रा भी जमा है उसके बाद भी लाइट की जा रही है और जेई और एसडी द्वारा मनमानी की जा रही है। तो ज्ञापन के माध्यम से एसडीएम साहब को हमने अवगत करा दिया है। अगर पोस्ट मीटर नहीं हो रहा है तो हम लोग अनशन के लिए हमारे
और वही तो प्रदेश गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता ने मैनपुरी में गौशालाओं में जाकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने बताया कि शासन के द्वारा जो 1500 रुपए एक गाय के लिए भेजा जा रहा है, इसका बेहतर से बेहतर उपयोग हो। समाज के लोग भी अपने व्यक्तिगत कार्यक्रमों में गौ सेवा के नाम पर गौशाला में जाकर बेहतर कार्यक्रम करें। गौशाला में जाकर हरा चारा, रोटी आदि चीजें गायों की सेवा में दें। बढ़ते आगे, अमरोहा में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने 3.5 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म के आरोपी को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया और वही मामले में आरोपी को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तो पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। अमरोहा से ये जानकारी आपको देते चले। जहां अब बात करें तो आरोपी को सजा सुनाई गई है। मासूम से दुष्कर्म का ये आरोपी गिरफ्तार और आरोपी को आजीवन कारावास की सजा। अमरोहा से ये खबर, जहां 3.5 साल के मासूम के साथ दुष्कर्म करने का ये मामला और अब मुठभेड़ में पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। खबरें बनती हैं तो सच सामने लाने के लिए चाहिए एक बेखौफ आवाज, जहां हर खबर पर पैनी नजर हो, जहां हर मुद्दे पर सीधा सवाल हो, जहां सिर्फ खबर नहीं, खबर के पीछे की सच्चाई दिखाई जाए। तेज, सटीक और बेबाक पत्रकारिता के साथ हर पल हर खबर। भारत अपडेट। मीडिया की दुनिया में नेतृत्व वही जो सिर्फ संस्थान न बनाए बल्कि एक नई सोच को दिशा दे। ऐसा ही नाम है विवेक पाठक। विवेक पाठक भारत अपडेट के मैनेजिंग डायरेक्टर और एडिटर इन चीफ एक दूरदर्शी मीडिया लीडर के रूप में पहचाने जाते हैं, जिनकी सोच में पत्रकारिता सिर्फ खबरों का प्रसारण नहीं बल्कि समाज के प्रति जवाबदेही का माध्यम है। वर्षों के अनुभव और मजबूत संपादकीय दृष्टि के साथ उन्होंने मीडिया जगत में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। समाचार की गहराइयां, प्रस्तुति की सटीकता और दर्शकों के विश्वास को केंद्र में रखकर उन्होंने भारत अपडेट को एक मजबूत राष्ट्रीय मंच देने का संकल्प लिया है। उनके नेतृत्व में भारत अपडेट तेज, निष्पक्ष और विश्वसनीय पत्रकारिता की नई परिभाषा गढ़ रहा है। उनकी रणनीति स्पष्ट है, हर खबर तथ्यपरक हो, हर प्रस्तुति प्रभावशाली हो और हर दर्शक को मिले सच का भरोसा। विवेक पाठक का विजन है भारत अपडेट को देश के हर घर तक पहुंचाना और इसे ऐसा समाचार का मंच बनाना जो जनता की आवाज, राष्ट्र की सोच और सच्चाई का सबसे मजबूत माध्यम बने। उनकी अगुवाई में भारत अपडेट सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि भरोसे, निष्पक्षता और नई पत्रकारिता का प्रतीक बन रहा है। जब खबरें बनती हैं तो सच सामने लाने के लिए चाहिए एक बेखौफ आवाज, जहां हर खबर पर पैनी नजर हो, जहां हर मुद्दे पर सीधा सवाल हो, जहां सिर्फ खबर नहीं, खबर के पीछे की सच्चाई दिखाई जाए। तेज, सटीक और बेबाक पत्रकारिता के साथ हर पल हर खबर। भारत अपडेट। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का भारत अपडेट पर और मैं हूं आपके साथ जोहे सिंह। आज एक बार फिर से हाजिर है महिला आरक्षण को लेकर। बिल बहुत चर्चा में है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब भी इससे अच्छी तरह से वाकिफ होंगे। विपक्ष ने संसद में महिला आरक्षण से जुड़े 131वें संशोधन बिल को खारिज कर दिया।
एनडीए 2/3 बहुमत नहीं जुटा सका, जिससे मोदी सरकार को 12 साल में पहली बार विधायी हार मिली, क्योंकि प्रस्तावित कानून सदन में जरूरी है, 2/3 वोट हासिल करने में नाकाम रहा। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि 2029 से महिलाओं को आरक्षण देने का वादा करने वाला यह बिल लोकसभा में दक्षिण के राज्यों के प्रतिनिधित्व को कहीं न कहीं कम कर देगा। और वहीं महिला आरक्षण को लेकर प्रियंका गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि विपक्ष महिला आरक्षण बिल के पक्ष में है और विपक्ष ने संविधान विरोधी परिसीमन बिल गिराया है। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि कल जो भी हुआ वो लोकतंत्र की बड़ी जीत है और इस बिल का विरोध कर विपक्ष ने अपनी एकता दिखाई है। और इसी के साथ प्रियंका गांधी ने केंद्र पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जनता का सरकार से भरोसा उठ रहा है। और वहीं पश्चिम बंगाल में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने महिला आरक्षण को लेकर विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष ने महिला आरक्षण बिल पर साथ न देकर जो आधी आबादी है उनका अपमान किया। और आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे, महिला आरक्षण को लेकर आखिर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच विवाद की असली वजह क्या है। लेकिन इस चर्चा को शुरू करने से पहले हम आपको सुनाते हैं कि कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा है। बहुत बड़ी जीत रही। जो सरकार की साजिश थी संघीय ढांचे को बदलने की, लोकतंत्र को कमजोर करने की, उसको हराया गया, उसको रोका गया। ये संविधान की जीत थी, देश की जीत थी और विपक्ष की एकता की जीत थी। और वो साफ साफ सत्ता पक्ष के नेताओं के चेहरों पर दिख रही थी, आप सबने भी देखा होगा। तो देखिए, ये वो बयान है जो प्रियंका गांधी ने दिया है और विपक्ष का कहना है कि हमारी बड़ी जीत है। तो अब लोकसभा में महिला आरक्षण बिल से जुड़े संविधान संशोधन बिल गिरने के बाद बीजेपी और एनडीए ने कांग्रेस और विपक्षी जो इंडिया ब्लॉक है इनके खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। और इसी को लेकर प्रियंका गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और तमाम जो सवाल है उसका जवाब दिया है। और इसी के साथ अगर हम बात करें तो संसद की भी कार्यवाही जो अनिश्चित काल के लिए है वो स्थगित कर दी गई है। और अब बात करें तो बीजेपी की नेता जो है इसे काला दिन बता रहे हैं, लोकतंत्र के अध्याय में से काला दिन बता रहे हैं। और इन सब के बीच प्रियंका गांधी का ये बड़ा बयान और जो कॉन्फिडेंस है विपक्ष का वो साफ तौर पर देखा जा रहा है। तो देखिए, उन्होंने दावा किया है कि यह बिल महिला आरक्षण बिल नहीं था, यह परिसीमन का बिल था और इसमें महिला आरक्षण नहीं परिसीमन की बात थी। प्रियंका गांधी ने कहा कि हम सभी सोच रहे थे कि इतनी भी क्या जल्दी है, क्यों यह बिल इतनी हड़बड़ी में ला रहे हैं, अचानक सत्र से हैरानी थी।